बच्चों, अब हम नोबल गैसेस की चर्चा कर रहे हैं कि नोबल गैस मिलती कहाँ है। अकरेंस पहले, हीलियम जो है पूरे यूनिवर्स में सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। वैसे ये नेचुरल गैस में पेट्रोलियम के साथ नेचुरल गैस आती है, उसके अंदर भी ये हीलियम प्रेजेंट होती है। बाकी की गैसेस जो है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सब एयर में प्रेजेंट होती हैं और इसको एयर से डिस्टिलेशन करके, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके अलग किया जाता है। और जो लास्ट एलिमेंट है रेडॉन, वो तो वैसे कहीं मिलती ही नहीं, लेकिन उसको अगर हमने लाना हो तो वो कहाँ मिलेगी? रेडियो एक्टिव डीके सीरीज होती है, उसमें रेडियम के डीके से ये रेडॉन मिलती है। और ये माना जाता है रिसेंट खोज में कि अर्थ के जो अंदर जो कोर है, जहाँ पे पूरा पिघला हुआ है सब कुछ, वहां पर भी रेडॉन हो सकती है। ऐसी कुछ बातें रिसेंट स्टडीज में है। तो चलो हम इतनी ही बात कहेंगे, बाकी बातें यहाँ रोक देंगे। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि ये जो नोबल गैसेज हैं, इनको लेकर कुछ एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज बात करते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन की। आप जानते हैं इनकी फुली फिल्ड होती है NH2 NP6। हाँ, हीलियम की होती है NH2। तो हीलियम को कई बार एस ब्लॉक का हिस्सा भी मानते हैं, क्योंकि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NH1 और NH2 जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है एस ब्लॉक की, उसको मान रही होती है, ना कि पी ब्लॉक की, जो कि NH2 NP6 होती है, NH2 NP1 होती है, उसको नहीं मान रही होती। फिर भी ये नोबल गैस है क्योंकि इसकी आउटरमोस्ट शेल फर्स्ट शेल ही है, फर्स्ट शेल फुली फिल्ड है, तो स्टेबल है, रिएक्शन जल्दी से नहीं करती, बल्कि करती ही नहीं। तो हीलियम कभी कंपाउंड नहीं मिलाती, हीलियम, नियॉन, आर्गन कंपाउंड बिल्कुल नहीं मिलाती है। ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, आप जानते हैं, यहाँ से यहाँ बढ़ती है लेफ्ट से राइट, ऊपर से घटती है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन तक आते आते जैसे क्रिप्टन आता है तो आयनाइजेशन एनर्जी काफी घट चुकी होती है और जीनॉन और घटती है। इसी कारण से कुछ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन, केवल ये दो ही, फर्स्ट और सेकंड, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ये अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से उनके कुछ इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ने में कामयाब होती हैं और उनके साथ कंपाउंड बना सकती हैं। तो हमने कहा क्रिप्टन और जीनॉन के साथ केवल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो फर्स्ट टू हैं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, वही कंपाउंड बना सकती हैं। उनकी कंपाउंड चर्चा हम करेंगे। और इसके बाद जो रेडॉन, वो रेडॉन जो है लास्ट वाली, वो भी कंपाउंड बना सकती थी, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड है, रेडियोएक्टिव है, उसकी लाइफ बहुत कम है, तो कंपाउंड कैसे बनाएगी, इसलिए उसकी हम स्टडी नहीं करते कंपाउंड की। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तो इसकी बात हुई कॉन्फ़िगरेशन की। इसके बाद इसी बेस पर हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टीज, उसकी चर्चा करेंगे। कि हम जानते हैं कि ये एलिमेंटल फॉर्म में रहती है क्योंकि रिएक्शन नहीं करती जनरली, और इसी कारण से सबकी सब नेचर में गैस फॉर्म में रहती है, गैसेस रहती हैं, और ये सबकी सब मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं, सिंगल एटॉमिक गैसेस होती हैं। इसके अलावा ये नोबल गैसेस जो है, इनकी अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो अपने अपने पीरियड में हाईएस्ट होती है, क्योंकि यहाँ से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ी रही होती है और इनका तो फुली फिल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना चाहेंगी, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है अपने पीरियड में। साइज भी इनका सबसे बड़ा माना जाता है। साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, लेकिन इनका साइज बड़ा इसलिए माना जाता है क्योंकि जनरली ये कंपाउंड नहीं रहती, एटॉमिक फॉर्म में होती हैं। तो एटॉमिक जो फॉर्म में रहती है उनका वैन डर वाल रेडियस लेते हैं, मतलब अपने एटम से कुछ एक्स्ट्रा रेडियस ले लेते हैं, क्योंकि जब टकराती रहती है तो इनका कोलिजन फ्रीक्वेंसी और कोलिजन रेडियस होता है, कोलिजन सिलेंडर बनता है इनके आसपास, तो वो एरिया जहां पे टकराती है वो एक्स्ट्रा एरिया में भी किसी को आने देती नहीं है टकराने से, इसलिए इनका एक्स्ट्रा एरिया लिया जाता है, इसको कहते हैं वैन डर वाल रेडियस। सिर्फ एटम का रेडियस ना लेके एक्स्ट्रा रेडियस लेते हैं, वैन डर वाल रेडियस। इस कारण से बाय डेफिनेशन ही इनका रेडियस बड़ा माना जाता है। एक बात और, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है, फुली स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस तो करना चाहेंगे नहीं, बल्कि गेन भी नहीं करना चाहेंगे, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी लो होती है, वेरी लो, बल्कि पॉजिटिव होती है। जनरली सभी एलिमेंट्स की नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी की डेफिनेशन ही है कि उसका नाम ही यही है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी। जनरली इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है, तो नेगेटिव वैल्यू होती है, पर इसके लिए इसका एटम एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, बल्कि बाहर से एनर्जी हैज टू बी प्रोवाइडेड, सो इट इज पॉजिटिव। ये सब बातें हमने कही। इसके बाद और छोटी छोटी बातें, कुछ पॉइंट्स होते हैं, बस ध्यान में वो आ जाती है। एक और बात है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। वैसे भी जो चीजें गैसेज होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो ही होता है, तभी तो वो गैस है बेटे, तभी तो मेल्ट हो चुकी है कब की, क्योंकि वो गैस बन चुकी है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट लो ही है ना, मेल्टिंग पॉइंट भी लो है। क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, बॉइलिंग पॉइंट लो है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन वो भी लो है। बात एक ही एक अलग ढंग से कही गई कि इनको फ्यूज करने की एंथैल्पी, पिघलाने की और वेपोराइज करने की एंथैल्पी लो ही होगी, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसी बेस पर इस बात को कहा जाता है। और कोई पॉइंट्स भी बचे हो तो मैं एक बार सोच लो। स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर होती है, पानी में बहुत कम घुलनशील होती हैं। और लास्ट बात है कि इनका ये जो गैसेस होती हैं, ये सबके सब गैसेस में एक खूबी होती है कि ये चारकोल के ऊपर, खासतौर पे हीलियम जो फैली वाली है वो तो और भी ज्यादा, तो चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब होती है, चारकोल इनको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इस तरह से ये इनकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब हम चल रहे हैं इसके बाद कि इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी उसके ऊपर बात करते हैं। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बार्टलेट, पूरा नाम था नील बार्टलेट। उसने क्या किया, मैं लिख देता हूं, नील बार्टलेट ने 1862 में क्या किया कि उसने कुछ रिएक्शन ऐसे किए, 1962 में उसने कुछ रिएक्शन ऐसे किए कि उसने ये देखा कि एक PTF6 नाम का कंपाउंड है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकता है और बनाता है O2 प्लस PTF6 नेगेटिव। इस प्रकार का आयन बना सकता है, ये एक कंपाउंड बनता था, एक कैटायन है एक एनायन है।
तो ये जो कंपाउंड है ये ऑक्सीजन को आयनाइज कर सकता है। तो उसने ये सोचा कि जीनोन जिसकी की आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन के लगभग कंपेरेबल होता है, इन दोनों का आयनाइजेशन पोटेंशियल लगभग कंपेरेबल होता है, तो अगर इसको आयनाइज कर सकता है PtF6 तो इसको क्यों नहीं कर सकता। और उसने जब रिएक्शन करके देखा तो सचमुच जो अपना जीनोन था वो आयनाइज हुआ Xc प्लस के रूप में और साथ में PtF6। तो ये पहला कंपाउंड जो बना इस प्रकार से XcPtX6, इसका नाम है जीनोन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट, जीनोन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट। तो इसको अगर हम पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं 6 + 5, इसमें प्लेटिनम +5 ऑक्सीजन दिखाएगा, लेकिन अभी हम इसका नाम इतने बोल रहे हैं कि क्या नाम है, जीनोन हेक्साफ्लोरो प्लेटिनेट। ये कई बार पूछा जाता है प्लेटिनेट। इस आर्टिकल की बात बहुत बार चर्चा होती है, आसान है लेकिन बार बार पूछा जाता है, इसकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ साथ हम कुछ और कंपाउंड लेंगे कि जैसे कि जीनोन की ये जो फ्लोराइड्स होती हैं ये कैसे बनती हैं। तो सिंपल सी बात है कि जीनोन के साथ में अगर हम फ्लोरीन का रिएक्शन करेंगे तो XeF2 बनेगा, इसी प्रकार से XeF4 भी बन सकता है, इसी प्रकार से XeF6 भी बन सकता है। कंडीशन टफ होती जाएंगी। जैसे मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ 673 से 673 से, अगर मैं 673 केल्विन और 1 बार प्रेशर लगाता हूँ तो ये बनता है। इसको मैं फिर कॉमा कॉमा लिख रहा हूँ और यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ 873 केल्विन, बार तो वही रखो 1 बार ही, या 7 बार तक कर दो, प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से टफ कंडीशंस हो चुकी है, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ चुका है, XeF4 बनेगा। यहाँ पे आप 2F2 लिख दोगे इसकी जगह पे, और फिर से जीनोन के साथ करोगे अगर आप, तो यहाँ पर और टफ है तो 3F2, मतलब कंडीशन टफ कैसे कर रहे हो, टेम्परेचर तो थोड़ा घटा देते हैं लेकिन जो प्रेशर है वो सडनली 70 बार के आसपास 60 to 70 बार कर देते हैं और फिर ये बनता है। तो इसकी बैलेंसिंग शायद हो रही है और ठीक है। तो इस तरह से ये बनाई जाती है। इसके बाद ये जो फ्लोराइड्स हैं ये पानी से भी रिएक्शन करती हैं और इनके पानी से तरह तरह से रिएक्शन होते हैं। अब देखो कैसे बनते हैं। वाटर से रिएक्शन XeF6 को उठाते हैं हम, तो अगर इसमें एक वाटर से भी कर सकता है, XeF6 जो है वो 2 वाटर से भी कर सकता है, 2 वाटर से भी, और 3 वाटर से भी कर सकता है। तो उसकी जो ये जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है 1:1, 1:2, 1:3, इससे ही फर्क पड़ता है प्रोडक्ट्स का। तो जैसे आप देखो यहाँ बनेगा XeOF4 नाम का कंपाउंड, यहाँ बनेगा XeO2F2, ठीक है, और ये है XeO3 नाम का कंपाउंड। ये XeO3 हाईली अनस्टेबल होता है, यानी ये एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है, एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है, बनता जरूर है और ये दोनों स्टेबल होते हैं। इसी तरह से अगर हम चाहें तो XeF4 से भी कर सकते हैं रिएक्शन। उसके हम क्या करेंगे XeF4 से कि XeF4 भी वाटर से रिएक्शन करेगा और बनाता है XeO3। तो ये हम थोड़ा बैलेंस भी करना पड़े तो हमको क्या करेंगे यार, 3 वाटर लेते हैं, तो 3 XeO3 और 3 मतलब सम HF बनेंगे, वो हम बैलेंसिंग करेंगे तो निकला है, प्लस कुछ ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बचा जाएगा तो उसको हम बैलेंस कर देंगे। तो ये हमारा है XeF6, XeF4 से हम कर रहे हैं, वाटर से कर रहे हैं, तो XeOF4 बनना चाहिए था। तो ये तो हो गया XeO3 और इसमें जीनोन साथ में लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। प्लस हाँ जीनोन भी बनता है इसमें और साथ में ऑक्सीजन, कुछ मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ बेटे, कुछ ऑक्सीजन बचा रह जाएगा तो इसको मैं अभी बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। बैलेंस करेंगे तो यहाँ कुछ मोल्स और आएंगे और बैलेंस होना पड़ेगा। हम यहीं पे इस बात को रोक देते हैं। XeF4 के साथ बहुत देर तक 1:डबल होता है लगभग। यहाँ पे अगर मान लो कि 6 लेते हैं तो यहाँ 12 होता है समथिंग, और बैलेंसिंग करते करते पूरा हो जाता है। लेकिन हमें याद रखना है कि बस XeF4 के साथ वाटर करता है जब रिएक्शन तो बनता है XeO3 और जीनोन दोनों बनता है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि जीनोन के साथ में HF, ये दोनों का मिक्सचर बनता है। और यहाँ पे सिर्फ XeO3, XeO2F2 और XeF4 ये अनस्टेबल है। इसके साथ साथ एक कंपाउंड और भी पॉसिबल है कि XeO4 भी होता है। ये XeO4 जो होता है ना बेटे ये अनस्टेबल होता है और ये क्या करता है XeO3 देता है और Xe देता है, ये टूट जाता है XeO3 और Xe प्लस ऑक्सीजन देता है। बैलेंस करना पड़ेगा तो कर लेंगे। यहाँ पे मैं अगर हाफ O2 लगा दूं आई थिंक बैलेंस हो जाएगा क्या, चलो ठीक है, बैलेंसिंग की बात बाद में। और ये भी कैसा होता है, अनस्टेबल होता है और ये हल्की सी हीट मिलने पर भी एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है। तो हमने ये सीखा कि XeO3 और XeO4 दोनों ही अनस्टेबल होते हैं। लोअर वाली ऑक्साइड जो होती हैं, ये वाली ऑक्सीफ्लोराइड्स, जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड्स, ये थोड़ी स्टेबल होती हैं और ये कंपाउंड भी स्टेबल होते हैं। तो ये सब बातें, इनका वाटर से रिवर्स्टेशन तो होता ही है वैसे। अब इसके बाद हम कुछ नई बात करें कि इनके स्ट्रक्चर की बात एक बार कर लें, और कुछ बच्चों ने डायबिटीज बच्चों दो एक्सप्लोजिव की बात हो चुकी है और ये सब कुछ हो चुकी। तो अब हम चलें एक बात और लास्ट, इनके स्ट्रक्चर का डालेंगे। इनके बारे में थ्योरेटिकली तो कई बातें कही जा सकती हैं इनकी प्रॉपर्टीज पर यहाँ में वो चीजें मेरे दिमाग में ज्यादा आ रही हैं, वही चीज मैं चर्चा ज्यादा कर रहा हूँ कि इनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप IIT नीट के क्वेश्चन उठाएंगे किसी भी अच्छी बुक से या किसी भी पिछले पेपर से देखेंगे तो इन पे क्वेश्चन ही रिपीट हुए पड़े हैं बार बार। अब देखेंगे इन पे अगर आप पकड़ बना लेते हैं पूरी तरह से तो यही क्वेश्चन बार बार आने वाले हैं। हाँ, कभी कभी कोई क्वेश्चन तो अलग आ ही सकता है, वो एक अलग बात है।
अब हम लास्ट बात कर रहे हैं इनके स्ट्रक्चर्स की। तो मैं कुछ कंपाउंड जैसे कि XCF2 से लेकर शुरू करता हूँ। XCF2 वो होता है लीनियर, बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है इनके XCF2, और यहाँ 3 लोन पेयर होते हैं। ये स्ट्रक्चर कोई नए नहीं है आपके, इनमें से अधिकतर स्ट्रक्चर तो बहुत सारे मतलब 11th क्लास में आप कर चुके हो, और वहीं पे आपको देखना चाहिए बार बार ढूंढना है तो। और 11th क्लास की भी पकड़ इसलिए बनानी पड़ती है, हम जानते हैं ना कि उसका भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है बार बार, बेसिक्स है लेकिन पूछे जाते हैं। XCF4 हो गया, इसके बाद XCF2 हो गया, XCF4 में चलते हैं। तो XCF4 कैसा होता है बेटा, आपको पता है कि स्क्वायर प्लेनर होता है, इसको यू बना लेंगे और ऊपर नीचे लोन पेयर। हाँ एक बार मैं दिखा दूं, फ्लोरीन में भी हर एक फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर हर बार आएंगे, तो वो हम अभी दिखा नहीं रहे क्योंकि इसमें टाइम की एक लिमिट होती है, इस तरह बनता जाएगा। XCF6 में चलते हैं। XCF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टेहेड्रल बनता है, यानी कि 4 तो यहाँ रहेंगे ये आसपास स्क्वायर प्लेनर में, और फिर एक नीचे और एक ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ऊपर वाला थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जिनोन पे एक लोन पेयर भी आएगा। ये लोन पेयर कहाँ से आ गया बेटे, कैसे आ गया, ये ऐसे आ गया कि अगर आप ऑर्बिटल पिक्चर, जो मैं पहले भी 1-2 एग्जांपल दिखा चुका हूँ पीछे, उसी तरह से अगर आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर प्रूफ सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा जिनोन पर 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है इस कंपाउंड में XCF6 में। तो ये स्ट्रक्चर अपना स्पेस बनेगा। बाकी कुछ और कंपाउंड में यहाँ लिखता हूँ XCO3। XCO3 कैसे बनेगा, जिनोन के 3 तो है नीचे की तरफ, मतलब पिरामिडल शेप में होता है, और ऊपर एक लोन पेयर होता है। ये सब आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बना सकते हैं, या और थ्योरी भी कुछ होती है तो उनके द्वारा इन सबको बना सकते हैं। अब कौन कौन से बचे हैं बेटे, एक तो बता XCOF2 और एक XCO4। तो XCOF2 बनाते हैं, XCOF2। XCOF4 भी बनाएंगे पर XCOF2 बनाते हैं कि जिनोन पे डबल बॉन्ड, 2 लोन पेयर्स और 2 F। तो इसको हम टी शेप कहते हैं वैसे तो, लेकिन हल्का सा टिल्टेड होता है, ये इधर को हल्का सा मुड़ा होता है। कारण क्या है इसका, कि इसमें यहाँ लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर थोड़ा सा दबेंगे, क्योंकि लोन पेयर परसेंट ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर परसेंट थोड़ी कम होती है, बॉन्ड पेयर सबसे वीक होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग वाली उसको दबाएंगे और ये बेंट टी शेप बनेगा, बेंट टी शेप। यहाँ लिखा हूं मैं पैरामिडल, ये पैरामिडल था, और ये आपका पता है स्क्वायर डाई पैरामिड, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, सीधे ऑक्टाहेड्रल कहेंगे, पर टूटा हुआ थोड़ा मुड़ा हुआ है, इसलिए डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये स्क्वायर प्लेनर है ये, और ये है लीनियर। इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल्स अब और कर डालते हैं, जैसे कि एक तो XCO3F2 लेंगे हम, XCO3F2 और एक XCO2F4 कर देते हैं। XCO3F2 और XCO2F4। XCO3F2 जिनोन के आसपास 3 डबल बॉन्ड हो ट्रायंगल में, और 2 F ऊपर नीचे, मतलब ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। इनको जोड़ के देखिए, ट्रायंगल और ऊपर नीचे पिरामिड, तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिड लिख देते हैं, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। और XCOF2 में F4 में XCOF4 में 4 F तो ये रहे, और एक डबल बॉन्ड, एक ऊपर एक डबल बॉन्ड नीचे। तो इस प्रकार से XCOF4 बनेगा। इसको हम डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे तो इसका क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। कैसे ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि स्क्वायर तो ये है ही, और ऊपर नीचे पिरामिड बनेगा XCO। इन ऑप्शन पे 2 लोन पेयर हैं, और F पे 3 लोन पेयर, सब पे बना लेंगे। मैं इसको सबको इसी तरह से बनना चाह रहा हूँ कि हर बार जब डबल बॉन्ड आएगा तो 2 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड आएगा 3 लोन पेयर, और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड ही होता है, उसमें 3 लोन पेयर रहते हैं। तो इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल बनकर तैयार हुए। ये हमारे डायग्राम्स थे। लेट मी थिंक कोई और छूट तो नहीं गया एक बार। हाँ एक और है XCO2F2, इसको देख लें, XCO2F2। तो XCO2 और F2, ये वाली जो शेप एक लोन पेयर रहेगा, इसको कहते हैं सीसॉ शेप, सीसॉ शेप। तो सबके नाम साथ में है, और ये सब बातें इसके साथ में याद रखने की है। बस अब इतना रुकते हैं, बाकी बातें अगली बार करेंगे। अब हम नया चैप्टर भी शुरू करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो आप कभी भी व्हाट्सएप नंबर पे बोल सकते हैं।